बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 12। इसका फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखें लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि हु डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ जो है वो इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहा था, ओर्स्टेड। ओर्स्टेड जो है डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब किसी कंडक्टर में करंट पास कर रहा हो तो उसके अराउंड जो है वो क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। इसको ओर्स्टेड ने डिस्कवर किया था। बट इसका जो रिवर्स फिनोमिना है, इसी का रिवर्स फिनोमिना। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि फिजिक्स में, साइंस में जितनी भी तरक्की हुई है वो ज़्यादातर रिवर्स फिनोमेना की बेस पे हुई है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से निकाल दें तो आप देखें बहुत सारी जो इन्वेंशन हुई हैं आज के मॉडर्न दौर में, वो पॉसिबल नहीं थी इसके बगैर। तो इसका रिवर्स फिनोमेना क्या है कि जैसे देखो, चेंजिंग करंट जो है कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट और ऑन द वायर जो है, इसी तरह से जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, फील्ड कैन इंड्यूस, ठीक है जी, ईएमएफ एंड जो है वो करंट जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी तो करंट जो है वो, इसका मतलब है ये रिवर्स फिनोमेना है। जैसे हम कहते हैं कि जो चेंजिंग करंट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। तो इसका जो रिवर्स फिनोमेना है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट इन द कंडक्टर जो है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये वाला जो फिनोमेना है ये इट वाज डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट, और इसमें जो है वो हम कहते हैं फैराडे, ठीक है, और एंड जोसेफ हेनरी। सो एट द सेम टाइम जो है वो दोनों ने अप्रॉक्सीमेटली जो है वो, चूँकि एट द सेम टाइम जो है वो दोनों ने इसको पुट किया था देयर थ्योरी, सो इस वजह से दोनों का नाम इसमें आता है। तो फैराडे जो है, फैराडे जिसको आप पढ़े आगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ेंगे। सो हु डिस्कवर्ड द रिवर्स फिनोमेना ऑफ जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फैराडे एंड जोसेफ हेनरी। और इन्होंने कहा कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक, अगर जो है वो कोई कंडक्टर जो है उसको किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस कर दोगे तो उसमें जो है वो करंट इंड्यूस हो जाता है, और उस करंट को क्या नाम दिया गया, इंड्यूस करंट का। और जिस ईएमएफ के नतीजे में वो करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको क्या नाम दिया, इंड्यूस ईएमएफ का नाम दे दिया गया। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या है, कहते हैं जी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस ईएमएफ एंड फर्दर जो है वो क्या हो जाता है, करंट, उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कह देते हैं, इसको हम इंड्यूस करंट कह देते हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दे देते हैं इसको। सो वी से कि जी चेंजिंग जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करती है, उसको इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, और उसके एज ए रिजल्ट जो है उसमें जो करंट इंड्यूस होता है उसको हम इंड्यूस करंट का नाम देते हैं। और यहाँ पर जो है इस फिनोमेना को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इसमें जो है वो इसके यूजेस बहुत सारे हैं, प्रैक्टिकली यूजेस जो है। फॉर एग्जांपल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है वो पावर जनरेशन में यूज होता है, पावर जनरेशन में इसका जो वो यूज होता है। जैसे देखो, जो टरबाइन है वाटरफॉल से जो उसको रोटेट करवाते हैं, तो उसको आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस किया हुआ है तो वो जो टरबाइन जब रोटेट करेगी तो वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो वहाँ से ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये जो ईएमएफ है ये कौन सी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और ये करंट कौन सा, इंड्यूस करंट है बेसिकली। सो पावर जनरेशन में जो है इसका यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर जो है इट आल्सो works on the phenomena of mutual induction, that is also the consequence of electromagnetic induction। ठीक है जी। तो ये जितने भी फिनोमेनाज हैं, जैसे आप जितने भी आपके जो रेफ्रिजरेटर हैं आपके घरों में जो है वो रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, फैन हो गया, ये सारे के सारे कौन सा करंट यूज़ कर रहे हैं, ये इंड्यूस करंट ही यूज़ कर रहे होते हैं।
ठीक है जी। सो ये इसी तरह से जो हमारे डिफरेंट सर्किट्स हैं जी, जैसे एटीएम मशीन जो है, जैसे क्रेडिट कार्ड है आपका, ये जो एटीएम मशीन में यूज़ होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। उसमें भी जो है वो इसी भी आप एक इंट्रोडक्शन में लिख लें, एटीएम मशीन जो होती है जिसमें हम क्रेडिट कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो डेट आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखें ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसका ज़ाहिर है ओवरऑल अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। सबसे पहले जो टर्म हम अंडरस्टैंड करेंगे बिफोर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो क्या है जी, हमने सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करना है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको अच्छे से जो है वो हमने अंडरस्टैंड करना है। इस टर्म को चूंकि वो बार बार यूज होना है इसलिए इसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स हम क्या कहते हैं कि जी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है पासिंग थ्रू अ एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू इट, उसको क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। और डेट इज इसको जो है हम किससे डिनोट करते हैं जी, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, हम लिखते हैं मैथमेटिकली बी डॉट ए, चूंकि ये वेक्टर सॉरी डॉट प्रोडक्ट है तो हम कहते हैं फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। सो ये एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स का। फ्लक्स हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, force passing through an area that is held perpendicular to it, ठीक है जी। अच्छा अब देखिए कि यहाँ पर जो है इसमें जितनी नंबर ऑफ लाइन जो है वो थ्रू द एरिया ज़्यादा होंगी उतना मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। अच्छा यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चूंकि इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट ए, तो अक्सर यहाँ से भी मल्टीपल चॉइस रेज होता है। सो फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी, याद रखना इट्स स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये एज ए रिजल्ट ऑफ टू क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है बी डॉट ए। यहाँ ए जो है वो क्या है, वेक्टर एरिया है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा यहाँ पर जरा देखो कि इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या बनता है, यहाँ से भी इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अक्सर जो है वो पेपर में आता है। इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, वेबर। इसका जो एसआई यूनिट जो होता है वो है वेबर। सो इसका एसआई यूनिट जो है वो है जी वेबर, और 1 वेबर जो है यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं किसके इक्वल होता है, 1 वेबर जो है इज इक्वल टू, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम बी कहते थे इसका यूनिट होता है टेस्ला। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, या टेस्ला हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इनटू क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 1 न्यूटन, ये 1 मीटर आ जाएगा, मीटर पर एम्पियर के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखें ये वाला यूनिट भी याद रखना है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा इसका जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसको हम कहते हैं जी मैक्सवेल, ठीक है जी। इन सीजीएस सिस्टम जो है, इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल इसका यूनिट है वेबर, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है मैक्सवेल। सो 1 मैक्सवेल जो है वो हम कहते हैं किसके इक्वल होता है, 10⁻8 वेबर के इक्वल होता है, -8 वेबर के इक्वल होता है। या आप कह सकते हो कि 1 वेबर जो है वो 10⁻8 मैक्सवेल के इक्वल होता है। सो मैक्सवेल जो है अगर कोई पूछे किस चीज़ का यूनिट है तो आपने कहना है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, और ये जो है वो सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है। सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है उसको क्या बोलते हो, वेबर बोलते हैं। अच्छा अब हम मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्स की तरफ आते हैं कि वो हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। अच्छा जी मिनिमम और मैग्नेटिक मैक्सिमम जो फ्लक्स है इसमें देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेट्स से मिनिमम फ्लक्स। इससे रिलेटेड ना 2 स्टेटमेंट्स हैं, मैं दोनों यहाँ लिख रहा हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए और किसी किस्म की एम्बिगुइटी ना रहे। देखें कैसे नंबर 1 जी,
इफ जो है हम कहते हैं कि सरफेस एरिया इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या आर, ठीक है जी, इफ वेक्टर एरिया is perpendicular to the magnetic field strength, then जो है फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए कॉज, यहाँ कितना लेंगे 90, और आपके पास जो फ्लक्स है कॉज 90 क्या होता है 0, तो ये 0 आ जाएगा यानी मिनिमम आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो दोनों मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं दोनों सेम हैं। अगर आप देखें कि दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब सेम बनता है, जरा गौर से देखें इसको जो है समझने के लिए। लेट्स से कि मैं जो है वो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें जो है वो हमने इसके पैरेलल कह रहा है जी एक वेक्टर एरिया जो है उसमें रख दी। अच्छा, अब देखो कि मैं अगर यहाँ पर एक कोई भी कंडक्टर यहाँ पर प्लेस करता हूँ और कंडक्टर को मैं इस तरह से प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, जो कि इसका जो सरफेस एरिया इसके क्या हो गया पैरेलल, तो इसका इस सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अगर सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो हम कहेंगे कि फ्लक्स जो है डेट विल बी जीरो। फॉर एग्जांपल देखें जी, हम इसको क्या यूं कह रहे हैं, ये हमारे पास एक सरफेस है और इसको मैंने ना इस मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे रखा है पैरेलल। तब जरा गौर करें कि सरफेस एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है पैरेलल है, लेकिन वेक्टर एरिया किसको बोलते हैं, हम कोई भी जो सरफेस है उसको वेक्टर कंसीडर करने के लिए हम उस सरफेस के नॉर्मल जो है वो एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं और उससे जो है वो सरफेस एरिया जो है वो क्या बन जाता है वेक्टर एरिया। इस वक्त ये सरफेस एरिया है, लेकिन मैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो है एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर अगर कंसीडर कर लूं इस तरह से, तो अब ये क्या बन गया एक वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया जो क्या है उसकी जो डायरेक्शन है वो किसी भी सरफेस के क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो जरा देखें, अगर यहाँ पर मैं इसको ऐसे रखूंगा इसका मतलब इस वक्त सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन वेक्टर एरिया जो है वो इसके क्या है परपेंडिकुलर है। इट मींस कि यहाँ पर जो है वो हमने एंगल तो जाहिर है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किन दो चीजों के दरमियान लेना है, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया, सरफेस एरिया का नहीं। तो इट मींस कि यहाँ पर फ्लक्स जो है वो मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम मैक्सिमम फ्लक्स की बात करें तो इसकी भी जो है जरा देखें, अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम इसको कहूंगा तो मैं फिर जो है यहाँ पर वेक्टर जो लेट्स से कि ये हमारे पास कंडक्टर है उसको मैं इस तरह से सपोज कर लेता हूँ। इसमें जो है वो अगर सरफेस एरिया जो है आप उसके परपेंडिकुलर रखोगे तो वेक्टर एरिया जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के क्या आ जाएगा पैरेलल आ जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे इसको रखूंगा, पहले ऐसे रखा था सरफेस एरिया पैरेलल था, अब मैंने ऐसे रखा सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो लेकिन इसमें जो वेक्टर एरिया होगा वो तो जाहिर है इस सरफेस के यूं हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर एरिया इसके क्या आ गया पैरेलल आ गया। सो इस केस में जो है वो फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। सो मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो कब आएगा, इसकी भी दोनों स्टेटमेंट्स याद रखनी है क्योंकि टेस्ट में दोनों स्टेटमेंट्स के साथ मल्टीपल चॉइस आ सकता है। इफ मैं कहूंगा सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या इसी स्टेटमेंट को कहा जा सकता है इफ वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों केसेस में आप देखें कि क्या होगा कि 5b जो है मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी ए कॉज, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 0, कॉज 0 क्या होता है 1, तो मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो कब आएगा, जब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल होंगे या सरफेस एरिया जो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सो इट मींस दैट कि आप यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स के साथ इसको याद रख लें, जो कि अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, कहीं पे पैरेलल लिखा है कहीं पे जो है वो परपेंडिकुलर लिखा है, तो हम जो है वो उसको क्या कह रहे होते हैं मिनिमम कह रहे होते हैं।
दोनों केसेस में। तो जरा गौर करें कि यहाँ सरफेस एरिया अगर पैरेलल है तो उसका वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, और अगर जो है सरफेस एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है तो उसका वेक्टर एरिया जो है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एरिया, और ये अच्छे से आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि आगे जितने भी आगे टॉपिक्स आ रहे हैं उनमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ज़ाहिर है यूज होना है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसका बेसिक जो फिनोमिना है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड जो है और इसमें फ्लक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आ सकते हैं, जरा देख सकते हैं कि टाइप एक दो देख लेते हैं। देखें जी, लेट्स से क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है जी 4I + 3J। यू डू नो कि ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये हमें बताते हैं प्लेन के, अगर टू यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड है तो देखें I और J है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो XY प्लेन में। सो 4I + 3J, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो है वो हमें कह रहा है कि हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू आ लूप, स्क्वायर लूप जो है उसका एरिया हमें गिवन है, लाइज फ्लैट इन, अब कौन सी प्लेन में कह रहा है, YZ प्लेन। अच्छा, अब जरा गौर करें कि अगर जो है ये YZ प्लेन में है, ठीक है, YZ प्लेन जो है अगर हम इसको कह देते हैं कि ये Y है और ये Z है, YZ प्लेन में ये, ठीक है जी, ये स्क्वायर लूप इसे YZ प्लेन में रखा हुआ है। अच्छा, अगर ये YZ प्लेन में रखा हुआ है स्क्वायर लूप जो है तो उसका जो वेक्टर एरिया होगा उसकी हम बात करते हैं, तो वेक्टर एरिया उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो YZ के जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर बनेगा YZ के परपेंडिकुलर, वो किस डायरेक्शन में बनेगा, X डायरेक्शन में बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें एरिया गिवन है इसको मैं लिख सकता हूँ A = यानी वेक्टर एरिया, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर के, तो ये 10⁻⁻4 जो है वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ जो है वो यूनिट आएगा। अब यूनिट क्या आएगा, अगर आप गौर करें तो यूनिट जो है वो वेक्टर आएगा, चूंकि ये YZ प्लेन के परपेंडिकुलर हम यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो मैं इसके साथ I लिखूंगा, ठीक है जी, और साथ जो है वो आपके पास ये मीटर स्क्वायर है। तो मैंने यूनिट भी चेंज कर लिया और साथ वेक्टर फॉर्म में भी उसको लिख लिया। अब मैं जो है फ्लक्स इजीली फाइंड कर सकता हूँ, B डॉट A, डॉट प्रोडक्ट होता है। अब B जो है वो क्या है 4I + 3J डॉट, ठीक है जी, डॉट जो है वो 10⁻⁻⁴I। और आपको पता है जो डॉट प्रोडक्ट है वो बड़ा सिंपल है, I वाली टर्म को I से मल्टीप्लाई कर देना, J वाली टर्म को J से मल्टीप्लाई करना होता है, K वाली टर्म को K से मल्टीप्लाई, तो I वाली टर्म I से मल्टीप्लाई, यहाँ J है ही नहीं तो J 0 हो जाएगा, I डॉट I 1 होता है, तो आंसर आपका 4 × 10⁻⁻⁴, और यूनिट जो है इसका क्या होगा, वेबर, जो कि यूनिट हमने स्टैंडर्ड लिए हैं। सो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। सो इसमें इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसमें सिंपली आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो वेक्टर एरिया है स्पेशली उसको आपने फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ उसने YZ प्लेन कहा था, तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, X होगा, तो ज़ाहिर है उसी के अलॉन्ग जो है वो I आएगा। इसी तरह से यहाँ अगर लेट्स से कि XY प्लेन लिखा होता तो मैं यहाँ जो है इसके XY प्लेन के परपेंडिकुलर होता वो क्या होता Z, तो मैं फिर उसके साथ जो है वो K लिख देता, ठीक है जी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर ऑफ द लूप एरिया जो है वो आपको बताया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। कहते जी इसमें जो है वो इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 टेस्ला सच दैट प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू। अब देखें इसमें जो कीवर्ड है वो जरा देखें, प्लेन ऑफ द लूप जो है इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लेन ऑफ द लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो देखें जी इस तरह से प्लेन ऑफ द लूप जो है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उसका वेक्टर एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जैसे मैंने स्टेटमेंट में बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आप कहोगे कि फ्लक्स जो है वो आपका क्या होगा, 0 होगा, मिनिमम फ्लक्स होगा। सो इसमें यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। अगर यहाँ वो कहता इफ द प्लेन ऑफ द जो लूप है इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन वेक्टर एरिया उसके पैरेलल होता, फिर हम सिंपली फॉर्मूला क्या लगाते हैं, B डॉट A
तो आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते, यू विल गेट द आंसर। सो केयरफुली सॉल्व करना है। जब जाहिर है आपकी फेवरेट ऑप्शन जो 0 है आमतौर पे ऑप्शंस में होती है, सो उसको ऑप्ट करते हुए पहले आपने श्योर कर लेना है कि क्या वाकई 0 हो रहा है। अगर यहाँ पर लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो तो फिर तो 0 नहीं आएगा, फिर आप इसको b डॉट ए यानी b a करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 550 इंटू 10⁻⁻⁴, फिर आप उसको उस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। आपकी बुक में जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया उसी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि वी हैव अ हॉर्सशू मैग्नेट और इसमें जो है एक पोल जो है उसका नॉर्थ पोल, अदर साउथ पोल। अच्छा, आप देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होती है, नॉर्थ से साउथ पोल जो है। सो इसमें जो है वो लेट्स से कहते हैं जी कि हमने ना एक लूप जो है वो प्लेस किया और उसके साथ एक सेंसिटिव गल्वानोमीटर जो है वो अटैच कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि ये जो है वो मैग्नेटिक, अब इसका मतलब है आपने इस लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। सो अगर हम बाय मींस ऑफ एनी मैकेनिकल सोर्स जो है इस लूप को रोटेट करवाना शुरू करते हैं, तो जो ही आप इसको जो लूप है उसको रोटेशन देते हो, क्या होगा कि इसमें जो है वो करंट इंड्यूस हो जाता है। ये जो गल्वानोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ किसी किस्म का कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है। सो गल्वानोमीटर शो अगर करंट शो करेगा, इट मीन्स दैट कि जो ही हम इसको इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं तो गल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देता है। इट मीन्स कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें इंड्यूस करंट, जो करंट इंड्यूस हो गया उस करंट को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, कहते हैं कि आपकी बुक के जो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कहता है अगर हम इसकी रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भी चेंज हो जाती है। सो जो ही इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ही इसकी रोटेशन स्टॉप करते हैं गल्वानोमीटर की रिफ्लेक्शन भी स्टॉप कर जाती है। इट मीन्स यहाँ से श्योर हो गया कि यहाँ पर जो लूप है उसकी रोटेशन की वजह से यहाँ पर जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। फर्दर जो है वो साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है यहाँ पर ये चीज़ देखी कि उन्होंने इसको रिप्लेस किया बाय इस जो लूप है इसको डिफरेंट कंडक्टर्स का रिप्लेस करके देखा, तो उन्होंने देखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ प्रोड्यूस हो रही है मल्टीप्लाई बाय इंड्यूस करंट जो है यहाँ पर जो इंड्यूस हो रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है जी, ऑलवेज जो है वो हम यूं कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है करंट मल्टीप्लाई बाय आर जो है इट ऑलवेज इक्वल टू, बल्कि यूं कह लेते हैं ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल जो है वो क्या है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बार बार किए तो पता चला कि ये जो कांस्टेंट है वो बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ के ही इक्वल है। इसका मतलब यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो सबसे फर्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड वो ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती, जरा देखें। सपोज करें कि यहाँ पर आप एक ऐसी कॉइल यूज कर रहे हो जिसकी रेजिस्टेंस हाई है, आप उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। एंड दैट कांस्टेंट बेसिकली इज जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो कांस्टेंट है बेसिकली वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसमें कांस्टेंट रहना है, जो कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड तब तक स्ट्रेंथ जब तक चेंज नहीं करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज नहीं होगी। सो इस यहाँ से एक और चीज आल्सो ये भी इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट जो है इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसका मतलब ये क्यों, क्योंकि देखें ना I इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा EMF ओवर R। सो कैसे ये डिपेंड करता है, इनवर्स रिलेशन। जैसे मैंने ऊपर कहा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इंड्यूस करंट कम हो जाएगा, तो यहाँ जो इंड्यूस करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल होता है। तो अगर हम हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल यूज करें इंड्यूस करंट कम प्रोड्यूस होगा,
अगर हम कम रेजिस्टेंस वाली कॉइल यूज करेंगे तो इंड्यूस करंट बढ़ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें कहता है कि इसी एक्सपेरिमेंट से जब उन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कैन बी इंक्रीज, जो है इसको इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है जी, अब इसका मतलब डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पता चल जाएगी। कैसे? कहते हैं जी बाय अगर हम क्या कर दें, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर इंक्रीज कर दो तो ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो जाती है। बाय रिप्लेसिंग जो है, बाय इंक्रीजिंग यूं कर लें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जो है वो जितने बढ़ा देंगे, यहाँ पर एक अगर टर्न यूज हो रहा है आप इसका नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें, उससे भी क्या होगा, ईएमएफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर उन्होंने देखा कि इट आल्सो कैन बी इंक्रीज जो है बाय इंक्रीजिंग, बाय मूविंग द लूप फास्टर, बल्कि यूं कह लेते हैं बाय मूविंग द लूप फास्टर। अगर आप उसको जितनी तेजी के साथ जो है उसको रोटेट करवाते हो, उसको जो है वो जो ही तेज ज़्यादा फास्ट करते हैं तो ईएमएफ जो है वो ज़्यादा इंड्यूस होती है। फिर उन्होंने कहा जी कि इसको हम बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द लूप, अगर एरिया ऑफ लूप बढ़ा देते हैं तब भी जो है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी डिपेंडेंस पे जब साइंटिस्ट ने गौर किया तो इन सब को चेंज करने से, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हो, नंबर ऑफ टर्न्स जो है उनको इंक्रीज करते हैं, लूप को जो है फास्टर मूव करते हैं, या इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द लूप है, एक फैक्टर है जो कि इक्वली इफेक्ट होता है इन सब के चेंज होने से, और वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसको इंक्रीज करते हो, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करते हो, मूविंग द लूप फास्टर की आप बात करते हैं, उसको तेजी से मूव करवाते हो, या नंबर एरिया ऑफ द लूप इंक्रीज करते हो, इन चारों फैक्टर को चेंज करने से जो चेंज आएगा बेसिकली वो किस में आएगा, रेट ऑफ change of magnetic flux में। if the rate of change of magnetic flux is increased तो induced EMF increase हो जाएगी, और induced EMF increase हो जाएगी तो induced करंट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट विच कम्स फर्स्ट, पहले कौन प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले आएगी, देन कम्स इंड्यूस्ड करंट। सो किसी भी जो है वो लूप के क्रॉस पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है फर्दर जो है वो डेवलप करेगी उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट को डेवलप कर देगी। सो साइंटिस्ट एक्चुअल रीजन तक पहुंच गए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट इज एक्चुअल कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसी भी मेथड से हो, जैसे हमारी बुक में डिफरेंट आपको एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे जो है बाय द मोशन ऑफ लूप एंड ए मैग्नेट जो है, इसको हम लेंजेज लॉ में भी अभी डिस्कस करेंगे। फिर कह रहा है बाय चेंजिंग ऑफ एरिया ऑफ द कॉइल है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की आपको एग्जांपल दी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना है, म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है। ये सारे जो है अगर आप उन पर गौर करें तो उन सब में फैक्टर एक ही कॉमन है, और वो कौन सा कॉमन फैक्टर है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आप एरिया चेंज करते हो, आप जो है उसमें जो है उसको लूप को फास्टर जो है वो मूव करवाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इंक्रीज करते हैं। सो एक ही फैक्टर है जो बार बार जो है वो आप जब जिसके अल्टीमेटली नतीजे पे पहुंचेंगे जो चेंज होता है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो बेसिकली जो है नो एक्चुअल कॉज हमें पता चल गया, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो प्रोड्यूस करता है वो क्या है, रेट ऑफ। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की, मोशनल ईएमएफ। अच्छा, जैसे नाम से जाहिर है कि कहता है जी कि इसमें जो है वो मोशनल ईएमएफ कहता है कि व्हेन अ लूप जो है, अगर ना अ लूप ऑफ कॉइल जो है इज जो है वो मूव्ड अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड अगर आप उसको मूव करोगे तो फिर उसमें जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। देन ईएमएफ जो है इज इंड्यूसेस इन इट, उसको हम क्या कह देते हैं, मोशनल ईएमएफ का नाम दे देते हैं।
अच्छा भाई, चूंकि ये बाय द मोशन ऑफ द कंडक्टर जो है वो डेवलप हुई है, इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ कह रहे होते हैं। डेट इज इसका जो फॉर्मूला है वो हम कहते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, अब इसमें इसका यूनिट जो है वो हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट ही है ना ईएमएफ का यूनिट जो है। और इसमें जो है वो कहता है जी कि जो कंडक्टर है उसकी मोशन और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें जो एंगल है वो कितना हो, अगर थीटा हो, सो ये वाला फॉर्मूला है मोशनल ईएमएफ का। अच्छा, नेगेटिव साइन जाके आगे हम लेंज़ेस लॉ में एक्सप्लेन करेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और पढ़ने के बाद जो है वो लेंज़ेस लॉ जो है इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करेगा। अच्छा जी, इसमें जो जो आमतौर पर हमें आम न्यूमेरिकल्स आते हैं छोटे मोटे, उसमें हमें जो है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर यानी वेलोसिटी गिवन हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन हो सकती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर गिवन होगा और साथ साइन ऑफ एंगल गिवन होगा, वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू गेट द आंसर। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो हम जब मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं तो यूजली जो है ये जो है वो हम मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो यूनिफॉर्म होती है। वाइल्ड ड्राइविंग दिस फॉर्मूला ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इसको यूनिफॉर्म लिया होता है। और जैसे मैंने कहा ये एंगल किस के दरमियान होता है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन होता है। और इसका ज़ाहिर है यूनिट जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, वो वोल्ट ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन जो है वो इस तरह के आ सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि जी लेट से कहा जाए इफ अ कंडक्टर जो है ऑफ लेंथ लेट से 1 मीटर is moving through magnetic field of, उसमें लेट से जी आप कह रहे हैं 0.5 टेस्ला एट द एंगल जो है वो लेट से 30 विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पर जो है वो आपको उसने जो है वो आपसे कहा जाए विद अ वेलोसिटी, साथ वेलोसिटी भी आपको विद स्पीड भी आपको कह दे, स्पीड लेट से हम कह देते हैं 5 मीटर पर सेकंड, देन जो है ये बताएं इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें स्पीड भी आपको गिवन हो, सो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि यहाँ पे मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो इट इम्प्लाइज दैट ईएमएफ इज इक्वल टू, आप कहेंगे चूंकि जब मैग्नीट्यूड आमतौर पे फाइंड कर रहे होते हैं उसमें फिर साथ नेगेटिव साइन आमतौर पे पुट नहीं करते, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हो वी बी एल साइन ऑफ थीटा। सो यहाँ पर जो है वो वी जो है वो कितना है जी, आपको लेट से हमने सपोज किया 5, बी की वैल्यू जो है वो हमने 0.5 टेस्ला, 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं ना जी, और लेंथ जो है हमने 1 यूनिट लेंथ सपोज किया है। साइन जो है वो यहाँ पर 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, सो 5 इंटू 1/2 इंटू जो है वो साइन 30 1/2, सो आपका आंसर 5/4 ईएमएफ वोल्ट में होती है। अब 5/4 जो है उसको हम 1.2 के अराउंड जो है वो आपका वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो इस तरह के जो है वो क्वेश्चन बड़े सिंपल से आते हैं। इसी का रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है। रिवर्स में क्या हो सकता है, तो आपको ईएमएफ गिवन हो सकती है, स्पीड गिवन हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन हो सकती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर देके आपसे पूछेगा कि एंगल जो है वो फाइंड करें। यहाँ जो वर्ड अक्रॉस आया है इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है, गौर करें कि यहाँ पे जो है वो फॉर्मूले में साइन है, तो साइन आने का मतलब ये है कि अगर यहाँ जीरो हुआ, हम कहेंगे व्हेन अ लूप जो है, व्हेन अ कंडक्टर, बल्कि लूप ऑफ कंडक्टर की हम बात कर लेते हैं, व्हेन अ कंडक्टर जो है वो लेट से इसको हम ऑफ लेंथ हेल्थ कंडक्टर भी यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर हम कंडक्टर जो है उसको हम अलोंग द फील्ड जो है वो अगर लिखा हो अलोंग द फील्ड, तो तब तो वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना। तो अगर अलोंग द फील्ड अगर आप उसको मूव करेंगे, अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे, तो एंगल जीरो हो जाएगा। साइन 0 0, तो जाहिर है वो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगी। और अगर अगेंस्ट द फील्ड करेंगे तो साइन 180 भी जीरो, तो ईएमएफ जीरो हो जाएगी। सो मोशनल ईएमएफ जो है वो जीरो कब होगी, अगर कोई कंडक्टर जो है, अगर कोई लूप जो है वो आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, अगर ऐसे आ जाए प्लेस किया हुआ है, अब वो मूव नहीं कर रहा, तो उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड जीरो होगी, तो ईएमएफ डायरेक्टली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो ईएमएफ ने प्रोड्यूस कब होना है, जब वो
कंडक्टर जो है वो जो लूप है वो मूव करेगा थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, तभी उसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगी, अदरवाइज ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है जी। सो मोशन ईएमएफ जो है इससे रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, फॉर्मूला जस्ट आपने याद रखना है, और यहाँ पे ये वर्ड याद रखना है कि व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, सो समटाइम्स वो डेफिनेट इस तरह की लाइन देके पूछ सकता है कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो यहाँ वर्ड अक्रॉस याद रखना। नेक्स्ट ही अब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है वो आपको पता है मेन टॉपिक जो है वो इस यूनिट का फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें जो जी देखें बड़ी सिंपल है हमें यहाँ पर अगर कहा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो उसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़े, हम कहते हैं जी कि एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन जो है वो कंडक्टर हैविंग एन टर्न्स जो है वो किसके इक्वल होती है, ईएमएफ इज इक्वल टू हम कहते हैं माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सो व्हाट डज इट मीन, जो कि नंबर ऑफ लूप्स लेट्स से अगर यहाँ कांस्टेंट है, सो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस जो है वो इन कंडक्टर जो है वो हम कहते हैं इज इक्वल टू जो है वो एन टाइम्स जो है, यानी एन यहाँ क्या होगा नंबर ऑफ लूप्स जो है इनटू जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। अच्छा अब देखो जी हम नेगेटिव साइन जो है ये इट इज एक्सप्लेन बाय लेंज़ेस लॉ, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट जो है इस फॉर्मूले को एनालाइज करने लगे हैं और इससे रिलेटेड जो है वो कितनी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या न्यूमेरिकल आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम यूँ लिख सकते हैं, ई एम एफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इस फॉर्म में जो है वो आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। नंबर 2 जो है इसकी फॉर्मेशन देखें, एन इसमें जो है वो फाई को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए यानी वेक्टर एरिया की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय जो है वो डेल्टा टी। ठीक हो गया। इसी वाले को जो है वो हम यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो एन जो है डेल बी डॉट डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी। इसी वाले फॉर्मूले को जो है वो हम n इंटू बी ए कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जो है वो डेल्टा टी डेल्टा बी। ठीक है जी। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो कि किसी भी फॉर्मेशन में जो आपसे जो न्यूमेरिकल आएगा उसकी वैल्यूज आपको बता देंगी कौन सा फॉर्मूला आपने कब यूज करना है। अच्छा अब देखो कि यहाँ पर जो है ये तो सिंपल है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन हो, नंबर ऑफ लूप्स गिवन हो, आपने जस्ट उसको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिंपली समटाइम्स जो है वो हमें रेट ऑफ चेंज जो है वो किस चीज का गिवन हो, मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा जाए, लेट्स से गिवन हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, तो उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो पर यूनिट टाइम गिवन होगी, साथ वेक्टर एरिया का गिवन होगा और साथ उसको आप एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। साथ जो है वो एंगल जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए हो सकता है, यहाँ पर आपको गिवन हो, यानी कि लेट्स से मैं यहाँ डॉट खत्म कर देता हूँ, इसको हम सिंपल जो है वो किस फॉर्म में ले लेते हैं, स्केलर फॉर्म में ले लेते हैं। इस तरह से आप याद रखें, अभी हम इसके जो है ना डॉट प्रोडक्ट नहीं लेते, और ये आमतौर पे तब नहीं डॉट ले रहे होते जब कॉज जो है वो जीरो रख लें, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस की बात कर लें। लेट्स से कि मैं यहाँ पर साथ मैक्सिमम लगा देता हूँ, तो कॉज जो है वो आप यहाँ जीरो सपोज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर जो है वो एरिया फिक्स गिवन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स गिवन होते हैं, चेंज क्या हो रहा होता है। अच्छा इसमें से एक चीज याद रखें कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए चेंज का होना जरूरी है, कोई एक फैक्टर चेंज होगा तो ही रेट ऑफ चेंज ऑफ बनेगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब फ्लक्स जो है वो हमारे पास अगर आप और करें तो हमने फ्लक्स को कहा है डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉज ऑफ थीटा। सो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एरिया चेंज होगा, या थीटा का मतलब है ओरिएंटेशन चेंज होगी, ओरिएंटेशन चेंज होगी। ओरिएंटेशन मीन अगर हमारे पास जैसे जो है वो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें जो है वो अगर मैं एक कॉइल जो है उसको रोटेट कर रहा हूँ लेट्स से, तो उसमें ना उसकी ओरिएंटेशन का चेंज होना जरूरी है। लेट्स से कि यहाँ पर इस तरह से ये जो
कॉइल है यूं पड़ी हुई है। सो मैं अगर इसको इस तरह से रोटेट करूं इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखें क्या चेंज हो रही है, ओरिएंटेशन चेंज हो रही है इसकी। तो ओरिएंटेशन मीन इसका इसके साथ एंगल चेंज हो रहा है। सो लेट्स से मैं इसको यूं घुमा देता हूँ ये, तो ये इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी। तो ओरिएंटेशन चेंज करने से भी एरिया जो है वो कम ज्यादा होगा। सो चाहे मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट टाइम चेंज हो, एरिया पर यूनिट टाइम चेंज हो, ठीक है जी, कोई एक चीज चेंज हो तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये चारों फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा है कि आपको एंगल भी साथ दे दिया जाता है, एरिया भी गिवन होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन होती है, टाइम भी गिवन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी ईएमएफ इंड्यूस करनी होती है, इंड्यूस ईएमएफ सॉरी फाइंड करना होती है। मैं इससे रिलेटेड जो है वो चारों टाइप के एक एक क्वेश्चन जो है वो लिखता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। अब देखिए बेटा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड यूजली जो है वो एमडी कैट के पेपर में जो है आपको न्यूमेरिकल आने के चांसेस मैक्सिमम होंगे और डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ आएंगे। आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर लूप जो है, अब स्क्वायर लूप जो है वो लेट से कि इसका एरिया भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर लेट से कि इसकी लेंथ गिवन हो तो इसमें हम एरिया इज इक्वल टू क्या कैसे फाइंड कर लेंगे, एल स्क्वायर। समटाइम्स हमें डायरेक्ट एरिया नहीं गिवन होता, एक साइड की लेंथ गिवन होती है, तो आप जो है वो एल मल्टीप्लाई बाय एल करके उसको क्या कर लेंगे, एल स्क्वायर। सो इज प्लेस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 2 टेस्ला पर सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। इट मींस के यहाँ पर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या होगी, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, यानी बी ए ओवर डेल्टा टी, डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। कॉस जीरो, चूंकि मैक्सिमम ईएमएफ कह रहा है, कॉस जीरो 1 नहीं होगा, चूंकि आर स्क्वायर लूप कह रहा है एक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 हो गए। डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी आपको गिवन है 2 टेस्ला पर सेकंड जो है वो लेट्स से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया आपको 1 गिवन है, तो सिंपली आंसर आप इसका करेंगे 2 वोल्ट। तो जस्ट आपको जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आसान सी वैल्यूज रखी हैं ताकि आप इजीली जो है वो उसको फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर सके। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो जितने मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से नजर आते हैं, आपने उनको इस तरह से उनकी उनको कैटेगराइज करना है कि किस तरह से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। जैसे कि इसमें देखें कह रहा है सर्कुलर लूप जो है, अब सर्कुलर लूप जो है उसका एरिया जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समटाइम्स ऐसा होगा जैसे यहाँ आपको रेडियस गिवन है तो आपको उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर, सम डायमीटर भी गिवन हो सकता है समटाइम्स, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर आप उसको कर लेंगे। सच दैट फ्लक्स इज चेंजिंग, जो है फ्लक्स जो है उसके थ्रू कितना चेंज हो रहा है, 5 वेबर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर गौर करें तो हमें यहाँ पर इसके रेडियस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। तो आपको तो डायरेक्टली वैल्यूज की रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको डायरेक्टली गिवन है, तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, जो कि सर्कुलर कॉइल है, एक ही लूप है, तो एन की वैल्यू तो 1 होगी। इसका मतलब है यहाँ पर हमारा आंसर डायरेक्टली जो है वो क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। ठीक है, चूंकि हमें डायरेक्टली क्या गिवन है, 5 वेबर पर सेकंड, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमें डायरेक्टली गिवन है, तो सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से समटाइम्स हमें वैल्यूज देके वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। अगर हमें यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन होती और फिर हमें एरिया फाइंड करना पड़ता, तो एरिया कैसे फाइंड कर लेते, पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से। इसी तरह से लेट्स से सर्कुलर कॉइल जो है वो लूप जो है उसमें कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो इसमें भी देखें एरिया उसका डायरेक्टली हमें बता दिया कितना 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो ये 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है यहाँ पर जो है वो, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। परपेंडिकुलर, अगर प्लेन जो है वो उस फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उसका वेक्टर एरिया जो है वो क्या होगा, पैरेलल। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है वो आपका एंगल क्या हो गया, 0। और टाइम भी जो है वो हमें बता दिया 1 सेकंड, तो हम यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला यूज करेंगे, एन बी ए कॉस थीटा ओवर डेल्टा टी। सो नंबर ऑफ लूप्स जो है वो 1, एक सर्कुलर कॉइल है, नहीं नंबर ऑफ टर्न्स भी सॉरी गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पर आपको 500 गिवन है। डेल्टा बी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पहले कितनी थी, टी क्या हो गई 0, तो 0 माइनस टी यानी कि जो है वो आपका जो है वो 1 ही आएगा, चेंज जो है तो 1। एरिया ऑफ द लूप जो है वो यहाँ पर आपको कितना बताया हुआ है, वो हमने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सपोज किया, तो 10⁻⁻⁴ cos 0 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर
प्लेन ऑफ द कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया पैरेलल होगा। इसीलिए मैंने जो है वो इंड्यूस्ड फ्लक्स जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स को डिटेल से डिस्कस किया है। डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम जो है वो लेट्स से 1 सेकंड यहाँ बताया हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पर जो है वो 500 इंटू 10⁻⁻⁴, या इसको जो है वो ये 4 है ना जी, तो आप इसको पॉइंट को डेसिमल को मूव करेंगे 1 2 3 4, तो एक जीरो आएगा तो 0.05 वोल्ट भी कह सकते हैं। तो इसको जो है फर्दर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर कैसे, इसको 5 मिली जो है ना 50 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं, समटाइम मिली में माइक्रो में भी आंसर हो सकते हैं। तो बेटा इस तरह करना आपने कि इन जो हमारे पास ये स्पेशली ये टॉपिक्स हैं जो फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको जो है वो इस तरह से कैटेगराइज करना है। जो टेस्ट में आएंगे आप के जो प्रैक्टिस बुक में गिवन है उनको इस तरह देखेंगे जिसमें लेट्स से ऐसे क्वेश्चन जिसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पर सेकंड गिवन हो, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें स्क्वायर लूप गिवन हो, स्क्वायर लूप गिवन हो, ठीक है जी, सर्कुलर लूप गिवन हो, तो आप किस तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है उनके क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। आप जब भी फिर क्वेश्चन आएगा आपकी अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, आप फौरन से आंसर जो है उसका प्रेडिक्ट कर लेंगे। सो कॉन्सेप्ट्स का होना जरूरी भी है कि जैसे यहाँ पर अगर वो कह देता कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वेक्टर एरिया उसके क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, तो ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस ही ना होती। तो फिर जो है वो समटाइम्स जो है वो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें जो है वो एक लूप जो है उसको रोटेट करवाया जा रहा होता है कैसे रख के, जैसे पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रख के, तो ज़ाहिर है वहाँ पर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अगर फ्लक्स जीरो होगा तो ईएमएफ भी जीरो हो जाएगी। सो इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे इंशाल्लाह। जो है आई होप सो कि ये जो यूनिट है ये इजी है अगर आप इसमें जो है वो प्रैक्टिस अच्छी कर लें, चूँकि इसमें ऑलमोस्ट कंफर्म है। देखें इसमें से अगर 2-3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, 2 मल्टीपल चॉइस को कंफर्म है, तो इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल आने के चांसेस जो है वो फेरेडेज लॉ और दूसरा जो है वो ट्रांसफार्मर। तो इन दो टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लोगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंशाल्लाह जो है वो आपका ये वाला यूनिट कम्प्लीटली जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।